नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है न्यूज क्लिक में। मैं हूं सुमेधा। आज के इस एपिसोड पर डेली राउंडअप में हम चर्चा करने वाले हैं देश और विदेश की मुख्य खबरों पर। आइए एक झलक डालते हैं आज की हमारी खबरों की ओर। आज की हमारी सबसे बड़ी खबर है फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शंस। अ टोटल ऑफ अबाउट 18 स्टेट्स, 2 union territories and 91 constituencies are in the fray for the elections and the first phase of the elections. इससे पहले कि हम हमारी फर्स्ट फेज के इलेक्शंस पर विस्तार से चर्चा करें, सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं दादरी से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है और मैं वोट गिर के आया हूँ। और वोट इस विषय पे गिर के आया हूँ कि ये जो हो रहा है ना कि आज नू मेरा नाम शहजाद है, मेरा नाम सनी है, ये सब चीज़ चेंज करने के लायक सरकार कोई भी आए, मोदी किया, मुलायम सिंह किया, मायावती किया, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ये है विकास होना चाहिए, सबका साथ होना चाहिए, ना ही हिंदू मुस्लिम होनी चाहिए। जितने इस सरकार में हिंदू मुस्लिम का मामला हुआ ना, कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। युवा बेरोजगार हुए हैं। जमीन अथॉरिटियों ने ले ली सारी हमारी जमीन। लेने के बाद कहीं किसी कंपनी में भी जो योगी जी बोलते हैं हमने इंडस्ट्री लगा दी, मोदी जी कहते हैं हमने इतने उद्योग भेज दिए, वहाँ किसी लोकल बच्चे की उद्योग में किसी की एंट्री नहीं है। सब नेता, जितने भी नेता हैं, जो नेता बीजेपी के नेता हैं जितने बने हुए हैं, अब सब ने फैक्ट्री में ठेकेदार ले रखी है, उनके टेंडर हैं, वो ठेकेदार भी ठेकेदारी के अंडर काम करवा रहे हैं। केवल एक बच्चा भी परमानेंट फैक्ट्री में नहीं है। क्या ये बदमाश डकैत, क्या मतलब बदमाशी कैसे नहीं करेंगे जो नवयुवक है सारे, जो जब तक इनको रोजगार नहीं मिलेगा कोई भी, ये क्या करेंगे? बता दो, काम बता दो आप इनका। हम मोदी जी से कहते हैं आप इनको बताओ क्या काम करेंगे ये बच्चे। जब बीजेपी सरकार नहीं थी तब भी देश यहीं था, तब कहाँ चला गया था बताओ? हिंदू भी यहीं थे, मुस्लिम भी यहीं थे, दलित भी यहीं थे, सारे समाज यहीं थे। और भाईचारा बहुत ज्यादा है सब में। उस टाइम भाईचारा बहुत ज्यादा था, सब आपस में मिलजुल गए। एक कोई किसी के परिवार में कोई घटना हो जाए, सब लोग इकट्ठे होकर घर पहुंचे करे। कोई बुजुर्ग एक्सपायर हो जाए, दाग लगवाने को सब साथ जाए करे। ये तो ऐसा बंटवारा कर रहे हैं, मैं गली में निकला जा रहा हूँ तो यूँ कैसा आ गया मेरे पास, मेरे सामने ये कैसे निकल आया, अरे मारो ये कैसा आ गया। कहाँ देश की बात कर रहे हैं बताओ? इस तरह देश चलता है? जिस तरह ये लोग देश चला रहे हैं क्या इस तरह देश चल जाएगा? आज की जमीनी हकीकत आपको इस ग्राउंड रिपोर्ट से तो दिख गई होगी, पर अगर हम 2014 की बात करें तो कुल मिलाकर इन 91 कंस्टिट्यूएंसीज में 32 सीटें एनडीए की थीं, 7 सीटें कांग्रेस यानी कि यूपीए की अलायंस की थीं और 52 सीटें अन्य अलायंसेस और ऑपोजिशन पार्टीज की थीं। इसमें मुख्य रूप से बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड रहा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अंडमान निकोबार पर। कश्मीर में भी आज कई अन्य हिस्सों में पोलिंग हुई है, जिसमें शामिल है बारामुल्ला और किश्तवाड़। आइए देखते हैं कश्मीर से हमारी आज की ग्राउंड रिपोर्ट। यहाँ लोग इसलिए वोट डाल रहा है कि उसको लगना चाहिए कि मेरे साथ सियासी इंतकामगिरी नहीं हो रही है। हमें किसी चीज़ से नहीं डरना है, खोखले धमकियों से हमें नहीं डरना है, न हम डरेंगे। लोगों के अपने मुश्किलात हैं, हम रोजमर्रा की जिंदगी के लिए वोट डाल रहे हैं। बिजली, पानी, सड़क, यहाँ लोग इसी के लिए वोट डाल रहा है। बड़ी बड़ी लाइन होनी चाहिए, खासकर डिस्ट्रिक्ट बारामूला, सोपोर, पट्टन के लोगों से मैं ज़्यादा अपील करता हूँ कि वो बाइकाट न करें, ताकि किसी मस्कूर किसी ऐसे इंसान को कामयाबी न मिले जो हमारी जो हमें खिदमत नहीं करेगा, जो देश को भी लूटेगा और हमें लोगों को भी लूटेगा। जो पहली हुकूमत थी पीडीपी बीजेपी, उसमें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो पैकेज दिया था हमें, हमारी स्टेट को 80,000 करोड़ का, लेकिन उसमें जो चीफ मिनिस्टर थी महबूबा जी, वो उसमें फेल हो गई फंड्स यूटिलाइज करने में। शी फेल्ड ऑन ऑल फ्रंट्स। जब हम अच्छी तरह वोट डालेंगे तो एक अच्छा कैंडिडेट नॉर्थ कश्मीर को मिलेगा जो हमारी पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ उठाएगा।
इनको ये नए लोगों को चांस देना चाहिए। ये खानदानी राज खत्म होना चाहिए। लोग तंग आ चुके हैं। तब्दीली बहुत ज़रूरी है। चेंज इज़ द नीड ऑफ द आवर। अब आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करने वाले हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन की, जिस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रशांत। Thank you, Sumedha. Our first story is on the arrest of Julian Assange in London. Julian Assange, the founder of WikiLeaks and a whistleblower, was arrested at the Ecuadorian embassy in London today. Assange has been in the Ecuadorian embassy for the past 7 years after the country gave him asylum. The Ecuadorian ambassador invited the London police into the embassy after Ecuadorian President Lenin Moreno declared that the asylum was over. Now, Assange is most likely going to be extradited to the United States, where he may be indicted in a secret grand jury, possibly on charges of espionage. Assange and WikiLeaks released a lot of vital information which exposed US war crimes in Iran and Afghanistan, as well as corruption in a number of countries. Due to this very reason, it is likely that the US authorities might try to prosecute Assange as a spy. In fact, US Secretary of State Mike Pompeo had actually called WikiLeaks a non-state intelligence force. This might be used to deny Assange the right to freedom of press, which is guaranteed under the First Amendment. Over the past couple of weeks, there has been a lot of speculation that Ecuador might surrender Assange in order for certain economic concessions. The UK is also likely to cooperate with the US in this matter. Activists across the world are mobilizing in order to defend Assange and raise resources for a long legal battle which might soon follow. Our next story is about Sudan, where President Omar al-Bashir has been overthrown after nearly 30 years of rule. Omar al-Bashir was forced to step down after the Sudanese army intervened following weeks of protest. The protests originally broke out in December after prices of bread were raised, but soon escalated into a demand that Omar al-Bashir step down and his regime be dismantled. Thousands took over the streets of Sudan with this demand. On April 6, the protesters marched to the headquarters of the army in all the states, requesting the soldiers to join them in the protests. When the forces loyal to Omar al-Bashir tried to disperse the protests, soldiers came out on the side of the protesters. At this point, it was clear that the legitimacy of the Bashir regime was completely over. Finally, the army intervened on Wednesday, and Bashir is apparently under house arrest. However, those forces which have led the protests have made it very clear that they do not want army rule in Sudan. The Sudanese Professionals Association, among other organizations, has made it clear that the government should be handed over to civilian authorities who have no connection to the previous regime. That's all we have in international news. इसी के साथ आज की डेली राउंडअप के इस एपिसोड में बस इतना ही। चुनाव की और अन्य खबरों को फॉलो करने के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट पर www.newsclick.in, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और हमें फॉलो कीजिए Facebook पर। देखने के लिए शुक्रिया।